अरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, अभी हम आज हिंदी साहित्य आदिकाल से हमने 50 प्रश्न लिए हैं। और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पैटर्न के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। यदि इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न से आप हमेशा सफलता अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। ज़्यादा वक्त को जाया ना करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये चैनल को सर शेयर जरूर किया करें। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न आता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जनता पर सिद्ध योगियों का प्रभाव किस सती से पाया जाता है। तो दरअसल बता दो, यहाँ पर वैसे 7वीं सदी से ही पाया जाता है, पर कहीं कहीं पर 8वीं सदी, क्योंकि जो कुछ सिद्ध हैं वो 8वीं सदी के हुए हैं। पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु, यहाँ 7वीं सदी हुई होगा। कि आचार्य शुक्ल ने जनता पर सिद्ध योगियों का प्रभाव 7वीं सदी से ही माना जाता है। कि वो कहते हैं कि 7वीं सदी से ही पाया जाने लगा था कि ये हमारे सिद्ध आचार्य हैं, सिद्ध विद्वान कवि हैं। अगला प्रश्न फिर आता है। अच्छा, दरअसल क्या है कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है, कंप्यूटर पे नहीं कर रही हूँ। कंप्यूटर, अच्छा लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि बड़े प्रश्न हैं, तो थोड़ा सी दिक्कत होगा, पर हो गया, हम मैनेज कर लेंगे। तो अगला प्रश्न आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों के अंतर्गत कितनी योगिनी महिलाओं का उल्लेख किया है। तो 3 योगी महिलाओं का उल्लेख किया है, जहाँ की एक है मणिभद्रा, दूसरी है कनकलापा, तीसरी है लक्ष्मीकरा। ठीक है, ये 3 योगिनी हैं। तो हमारा 2 नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है। अच्छा, वीडियो पॉज करके चाहें तो आप भी आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है कि जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अतिरिक्त और कुछ सुझाई नहीं पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। उक्त कथन किनका है। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर बच्चन सिंह हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार किसने स्वीकार किया। तो मिश्र बंधु ने। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। ठीक है, फास्ट करूंगी क्योंकि आप सभी अवगत हैं, बस ये बताना मेरा मोटिव है कि इस तरह के इस पैटर्न के प्रश्न आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेना है। और बंधु, इसमें मॉक लगाना बड़ा जरूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट ही करें। कोई भी टॉपिक आप मान लो कम ही आपका तैयार है, कम तैयार है तो ही मॉक लगाओ। ठीक है, वहां पर डाउट आपका ना रहे कि अब कहें कि इकाई एक भी आपसे नहीं बन रहा था, इकाई एक के प्रश्न आए, पता चला इकाई एक के 5 प्रश्न आए, अब आपसे बना केवल 3 ही प्रश्न, तो फिर क्या तैयारी है ना। अब आप मान लो कोई कठिन टॉपिक है, नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ो, लेकिन जितने सरल हैं उसको तैयार करके रखो। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता है कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का बोध होता है। उक्त कथन किसका है। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा 2 है, बच्चन सिंह। फिर अगला प्रश्न बनता है कि डिंगल शैली की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश के किस अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश के किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट है, गुर्जर अपभ्रंश। अगला प्रश्न फिर बनता है कि बालचंद्र विद्यावही भाषा दुह लग गए दुज्जन हासा पंक्ति विद्यापति के किस ग्रंथ से है। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा 3 है, कीर्तिलता से। नेक्स्ट आता है, परमाल रासों का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया। तो चार्ल्स इलियट ने, हमारा ये नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि पृथ्वीराज रासों में रेवा तट का समय क्या है। तो 27वां समय करेक्ट आंसर है हमारा। अगला है कि वह संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। राम कुमार वर्मा का उक्त कथन किसके संदर्भ में है। तो जो 10 का करेक्ट आंसर है हमारे को 4 नंबर करेक्ट है, विद्यापति। नेक्स्ट आता है, आपको फिर से यहाँ पर सुमेलित करना है। अब देखो ये गड़बड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ दिक्कत ये होती है कि यदि कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है तो आपको ये सभी दिख रहे होते, ऑप्शन भी दिख रहे होते और प्रश्न भी दिख रहा होता। अब हो गया थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ बंधु। तो ये देखो, आज समस्या है, लाइट की समस्या है, पानी की वजह से बारिश हो रही थी इसलिए लाइट की थोड़ी समस्या है इधर। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर देखो, जम स्वामी रास है। ठीक है, तो ए का हम लगाएंगे 2 नंबर पर। ठीक है, जम्ब स्वामी राज का हम जानते हैं धर्मशूरी राज। ठीक है, ए का 2 नंबर पर जाएगा। और बी का जाएगा हरित चरित जो है वो 4 नंबर पर लालदास जाएगा। और सी का जाएगा हमारा कहाँ, भीम कवि पर। और डी का जाएगा हमारा पद्मिनी चरित 5 है पर। तो हम देखते हैं कि ए का जो है वो दूसरा कहाँ पे मैच करता है। ए का दूसरा 2-3 जगह पर है, पर हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ए का दूसरा और बी का चौथा देख लेते हैं। दो बी का चौथा यहाँ भी 2-2 जगह है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, यानी 4 नंबर पे और 2 नंबर पे भी है। तो इसका फिर देखते हैं सी का 1 नंबर पे कहाँ आता है। तो सी का नंबर भी, यार सी नंबर भी 2-2 जगह पे है, देखो ऐसे सेम सेम है। तो आगे देखते हैं कि डी का 5वां यहीं पे जाता है, तो 2 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर आ गया। ठीक है, 2 नंबर हमारा बंधु करेक्ट उत्तर आ गया। आगे आता है, चंद्र बरदाई अनेक मन स्थितियों का चित्रण खींचने में सिद्ध है, यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका अपना छंद है। उक्त कथन किनका है। तो 12 नंबर का हमारा ए नंबर करेक्ट है, विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट आता है
कि रे मन करस की अलड़ी विषया आछहु दूर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है कि मन कह रहा है कि रे मन करस की आषाढ़ की आषाढ़ी करस की आषाढ़ी विषय आसर छूर, यानी रे मन हे मन रे मन अनर्थ क्यों करता है, विषयों से दूर रह। ठीक है, 3 नंबर हमारा करेक्ट है यहाँ पर। आगे फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि किस आलोचक ने बीसल देव रासो को वीर काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? हाँ, बीसल देव रासो को वीर काव्य परंपरा का तो आचार्य शुक्ल ने। 2 नंबर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि किस आलोचक ने मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग कहा है? तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर करेक्ट होगा, नंबर से। अगला आता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ मुख्य रूप से वर्णन करता है किसका? तो नारी विमर्श के इतिहास का। 3 नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि ये भाई फिर से आ गया, वही फिर से आ गया यही हमारा फिर से, है ना। तो हम जानते हैं कि जेब हाल मिसुकी मकुन तगना तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। तो ए का हमारा अमीर खुसरो है। तो ए का हमारे देखते हैं अमीर खुसरो, यहाँ पे यार सब जगह लगा है 1 2 3 4 पे। अब हमें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर का चयन करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे फिर से बी नंबर का कहाँ जाता है, भाव न हो या भाव न जानी कड़ापा। ठीक है, ये देखो मिल गया। ठीक है, ए का 2 नंबर पे मिला हमें और बी का हमें 5 नंबर पे मिला। ठीक है, कड़ापा का है, हाँ भाव न नहीं माफ कीजिएगा लुइपा का है, भाव न हो या भाव न जाए लुइपा का है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बंधु यहाँ पे 1 नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 नंबर करेक्ट है। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लेना, इसको इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें आंसर का। सी का पहला और डी का तीसरा है। ठीक है, डी का तीसरा क्यों है? क्योंकि गंगा जमुना माझी बहर नाई डोम्बिपा की पंक्ति है। ठीक है, तो ये हमारा 1 नंबर यहाँ पर बंधु करेक्ट आंसर आएगा। अब ये प्रश्न बनेंगे आदिकाल का इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आदिकाल में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। विद्यापति को श्रृंगारी कब स्वीकृत करने के संदर्भ में सत्यकूट का आपको चयन करना है। तो हम जानते हैं कि विद्यापति को श्रृंगारी कब केवल राम वृक्ष बेनी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और शुक्ल जी मानते हैं। तो बी सी डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, बी सी डी बंधु हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर आता है कीर्तिलता के संदर्भ में सत्यकूट का आपको चयन करना है कि इसकी रचना 1403 ईस्वी में हुई। इसकी भाषा भट्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भृंग भृंगी संवाद कहा है। यह राजा कीर्ति सिंह की का प्रशस्ति काव्य है। विद्यापति ने इस रचना को कहानी कहा है। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी डी ई सही है। 3 नंबर बंधु हमारा यहाँ पर सही आएगा, ए बी सी डी ई सब सही है। नूह सिपहर रचना क्या है? तो ये जो हमारा 20 का करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर है, भाषा कोश। फिर अगला प्रश्न हमारे समक्ष आता है प्रश्न आता है कि किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को भट्ट भड़ंत कहा? तो आचार्य शुक्ल हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगला है कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मतों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसको यदि मैं ये कहूँ कि गागर में सागर भरने का प्रयास, यानी 15 मिनट में 50 प्रश्न करूंगी, अभी जल्दी करूंगी और इससे ज़्यादा भक्त आदिकाल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको, ये संकलन कैसा है प्रश्नों का। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे ना उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं भी 9-10 दिन के अंदर 9-10 दिन के अंदर मैं इतना तैयार करवा दूंगी कि परीक्षा में पास होने के लायक बिल्कुल आप रहेंगे। ठीक है, परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में यहाँ विभिन्न मतों को सम्मिलित करना है। ठीक है, आप जानते हैं रसायन से आचार्य शुक्ल ने माना है। ठीक है, रसायन से शुक्ल ने माना। तो बी का पहला पहले देख ले, बी का पहला 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे यहाँ पे है ना, दोनों पर है। अब हम थोड़ा सा जाएंगे कहाँ पर, हम देखेंगे कि रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ए का चौथा कहाँ है? तो ए का चौथा एक ही जगह पे है, 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ मिलान कर लीजिएगा, बड़ा सरल है ये सबसे अच्छा बन जाता है, ये प्रश्न बहुत सरल है। अगला प्रश्न आता है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। अच्छा, राजनीतिक त्रासदी महाकाव्य हो बच्चन सिंह, 1 नंबर करेक्ट है। ठीक है, बच्चन सिंह की युक्ति है। और अगला आता है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वालों में विद्वानों के विषय में सत्यकूट का चयन करना है। तो आपको बता दूं यहाँ 24 नंबर का आप जानते हैं कि 4 लोग हैं जो कि प्रमाणिक मानते हैं और 4 लोग अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, 5 लोग 4 अर्ध प्रमाणिक है और 5 लोग अप्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ हमें चयन करना है कि अप्रमाणित कौन कौन मानते हैं। तो आप जानते हैं आचार्य शुक्ल और बूलर, ए डी हमारा करेक्ट होगा। ए डी हमारा कहाँ पर आता है? ये 4 नंबर पे ए डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर चलते हैं तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आनंद संवत की कल्पना किसने की है? 25 का करेक्ट आंसर 3 है, विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या। नेक्स्ट आता है आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थिति का प्रतिफलन है, किसका कथन है? तो यहाँ पर 2 नंबर करेक्ट है हमारा 26 का, नगेंद्र का। फिर अगला प्रश्न एक और निकल कर आता है बंधु कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के बारे में फिर से आपको यहाँ पर चयन करना है। देखो ये फिर से अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होता तो बढ़िया बढ़िया सभी कुछ दिख रहा था, अब लाइट की वजह से यार मुझे इसमें कर मोबाइल पे करना पड़ रहा है रिकॉर्ड। ठीक है,
तो ये जो निकल कर आता है, आप जानते हैं राहुल साकृत्यायन ने सरहप्पा को माना है। तो ए का पहले पांचवा देख लेते हैं। तो ए का पांचवा बंधु एक ही जगह पर है, वो 3 नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, तो ए का पांचवा पहली जगह पर था। अब आप मिलान कर लेना वीडियो पॉज करके। आंसर आप चाहो जल्दी से वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो। ठीक है, आंसर लिख लो और इसको ऐसे करके बंधु आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, ले लिया आपने, चलो ठीक है, ओके। आगे प्रश्न आता है, फिर से वही आ गया। आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में विविध मतों को चयन करना है, उसको सम्मिलित करना है। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा 28 का। तो हम देखते हैं कि सुमन राजे ने आधार काल कहा है। ठीक है, सुमन राजे ने इसको क्या कहा है बंधु, आधार काल कहा है। ठीक है, और बीज व्यपन काल कहा है महाविशाल द्विवेदी ने, बी का पांचवा। सी का हमारा विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है, वीर काल। और कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा है। तो ए नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ए नंबर हमारा यहाँ पर बंधु करेक्ट आंसर होगा। आगे जब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर की निम्न रचनाओं को सम्मिलित करना है, फिर से वही आ गया। ठीक है, ये देखो फिर से वही आ गया, वही प्रश्न। अब ऐसे प्रश्न यार बड़े जानदार हैं, ऐसे प्रश्न ही अब यूजीसी नेट की परीक्षा में आते हैं। अब सरल सरल नहीं आता कि हम बता दें कि ज्वेंदु की रचना कौन सी है। ठीक है, हम बता दें पुष्पदंत की रचना कौन सी है, मतलब अब बता दें परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है, ज्वेंदु की, तो ऐसा नहीं आता। ठीक है, ए का हमारा चौथा नंबर आएगा। ठीक है, 29 नंबर का हम बताने जा रहे हैं। और इसके बाद हम चलते हैं तो हमारा बी का पहला आता है। ठीक है, ए का चौथा, बी का पहला, पुष्पदंत का जसहर चरित। तो हम ए का और बी का मिलान करते हैं। पहले ए का और बी का हम मिलान करते हैं तो हमारा जो 29 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर बंधु 3 नंबर निकल कर आता है। ए का चौथा, बी का पहला, देखिए, और कहीं भी ऐसा नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, केवल यहाँ पे 3 नंबर पे है ना, केवल 3 नंबर पे है ऐसा। ए का चौथा, बी का पहला, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है निम्न का आपको जन्म काल क्रमानुगत सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं सबसे पहले आते हैं कौन से, धनपाल आते हैं, बरदाई जी आते हैं, फिर आसगु, फिर मेरतू आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस रचना को मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा गया, तो वर्ण रत्नाकर। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगला है इण पर कोयल कूंजय पूजय युवती मड़ोर विधुर वियोगिनी धूंजय कूंजय मायण विशोर। उक्त पंक्ति से क्या आशय है, क्या निकल कर आता है कि पतियुक्ता युवतियों का विलास है, वियोगिनी नारियों को कुंजन वियोग देता है, वसंत विलास की पंक्तियां, या फिर उक्त दोहा वियोग श्रृंगार का है। तो 32 का हमारा 3 नंबर करेक्ट है, एबीसी हमारा करेक्ट है। ठीक है, एबीसी हमारा करेक्ट है। किस ग्रंथ में गोरखनाथ ने हठ योग की व्याख्या प्रस्तुत की है, तो करेक्ट आंसर है हमारा 1 नंबर, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अगला आता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में सबसे उच्च स्थान किसका माना गया है, तो लुइपा का। ठीक है, लुइपा सबसे उच्च स्थान पर इन्होंने इनको स्थापित किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। किस साहित्य में संधा भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप सभी जानते हैं सिद्ध साहित्य में संधा भाषा का प्रयोग हुआ है। 35 का 2 नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है प्रश्न हमारा कि निम्न में से श्रृंगार प्रधान रासो काव्य कौन सा है, तो सभी जानते हैं बीसल देव रासो। नेक्स्ट आता है कि फिर देखो ये प्रश्न आ गया, बढ़िया बढ़िया, स्क्रीन पर होता कंप्यूटर के तो बड़ा बेहतरीन दिखता। यहाँ पर है कि प्रबंध चिंतामणि, लघुनय चक्र, कच्छुली रास, काहड़ प्रबंध। ठीक है, अच्छा मेरे पीडीएफ से यदि आपने पढ़ा है तो आदिकाल आपका कभी गलत नहीं होगा। आदिकाल का पूरा प्रश्न मैंने अपने पीडीएफ से उठाया है। ठीक है, आदिकाल का पूरा प्रश्न अपने जो हमारे कोर्स में पीडीएफ लगे हुए हैं वहां से मैंने उठाया है इसको। ठीक है, तो यदि उसको पढ़ते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। आप जानते हैं कि लघुनय चक्र देवसेन का है, पहले तो आप ये जानते हैं। ठीक है, फिर आप ये भी जानते हैं यहाँ पर कि जो ए का है वो दूसरा नंबर है प्रबंध चिंतामणि मेरतों का। तो अब ए का दूसरा और बी का पहला कहाँ पर है, ए का दूसरा बी का पहला यहाँ भी है, और ए का दूसरा बी का पहला यहाँ भी है ना। अब आप ये दोनों को काट दे, 1 2 और 3 को बिल्कुल कट करें। ठीक है, परीक्षा में यही आपको टेक्निक अपनानी है, एलिमिनेशन करना। यदि आपको आ गया तो उत्तर आपके समक्ष होगा, सही उत्तर का चयन आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो बंधु यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं सी का चौथा कहाँ है, तो कच्छुली रास हम देख लेते हैं, है ना। हम आगे देख लेते हैं हमारा यहाँ पर सी का जो है वो 5 नंबर पर जाएगा। ठीक, कच्छुली रास यहाँ प्रज्ञा तिलक का है, तो सी का 5 नंबर कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा 4 नंबर करेक्ट आ गया। 4 नंबर करेक्ट आ गया क्योंकि सी का 4 नंबर जा रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर हमारा, सी का 5 नंबर यहाँ जा रहा, तो करेक्ट आंसर आ गया है। छायावाद एवं रीतिकाल के नामकरण का आधार क्या है, तो साहित्य प्रवृत्ति है। ठीक है, अगला आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, 39 का हमारा 3 नंबर गणपत चंद्रगुप्त जी ने। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का आधार ग्रंथ नहीं है, तो 40 का जो करेक्ट है वो 2 नंबर है भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, 40 का 2 नंबर है भाषा काव्य संग्रह।
नेक्स्ट आता है कि निम्न को सम्मिलित करना है। फिर से देखो यही वाला आ गया मेरे समक्ष। ऐसे प्रश्न क्यों, ऐसे प्रश्न बनाने पर मजबूर हूँ मैं। क्यों हूँ? क्योंकि आपके प्रश्न ही ऐसे आ रहे हैं परीक्षा में, आपके प्रश्न ही कूटने बन रहे हैं, तो मुझे भी इस तरह के प्रश्न बनाने का हैबिट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कंप्यूटर पे ही चलता है बंधु, इधर तो ये देखो दिक्कत हो रही है ना। फिर आप मैनेज कर लेंगे। 41 का हम यदि 1 2 भी जोड़ लें, ठीक है, कि एक का हम जाएंगे कहाँ पर, हिंदी साहित्य का तीसरा इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। एक का तीसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है, तो यहाँ पर हमारा बी का 5वां होगा। ठीक है, बी का हमारा 5वां होगा। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो, ठीक है, हिंदी साहित्य का हम, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हाँ, हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है, ठीक है, वो लिखा है किसने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो लिखा है बच्चन सिंह ने, आधा इतिहास बच्चन सिंह ने। और हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो किसने लिखा है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बंधु, थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन गड़बड़ है क्या रे बंधु, ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं है। ए का हमारा यहाँ पर जो है हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर आएगा, 4 नंबर करेक्ट आएगा। ए का तीसरा, बी का 5वां, सी का हाँ चौथा नंबर, बहुत अच्छा। सी का आधा इतिहास सुमन राजे और आलोचनात्मक इतिहास जो है उन्होंने लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आप करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ये 4 नंबर। ओके, आगे चलते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। नेक्स्ट आता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर किस साहित्य को नकारा गया। यहाँ भी देखो कोर्ट में आंसर है, ऐसे आपको चयन करना है परीक्षा में भी, तो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बंधु चयन करना है हमारा करेक्ट आंसर जो है, तो इन्होंने किसको स्वीकार किया है, स्वीकार किया है एक नंबर यानी ए सी डी को, ए सी और डी को इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर साहित्यिक का कुल से नकारा है। ठीक है, आगे आता है कि जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडी उत पंक्ति की विशेषता बताती है किसको, सभी जानते हैं यहाँ पर कौन है, नाथपंथी है। 3 नंबर हमारा करेक्ट होगा, नाथपंथी, ये है ना गोरखनाथ के की पंक्ति है। आगे आता है आदिकाल की प्रवृत्तिगत विशेषता के संदर्भ में सत्यकुट का चयन करना है, तो 45 का करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर है, ए बी डी सही है। ठीक है, परस्पर विरोधी का विधारा है, और शासन में केंद्रीय सत्ता का अभाव है, और साहित्य को दरबार एवं धर्म का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, प्रामाणिक साहित्य की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है, कुछ भी प्रामाणिक नहीं है, सब ना संशय में है। कोई अप्रामाणिक है, कोई काल्पनिक है, कोई ऐतिहासिक रचना मतलब ऐसे ही कल्पनाओं पर ही लिखा गया है, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं होगा। बाकी ये सभी इसके लिए सत्य कथन निकल कर आते हैं। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को किस नाम से अभिहित किया, तो हरिवंश पुराण हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है उक्त निम्न में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हमारा है 3 नंबर सप्तानुशासन जो है वो व्याकरण ग्रंथ है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार परीक्षा में आया है, और इस प्रश्न को आप ना नोट डाउन करके रखो, कैसे भी करके रखो, लेकिन इसको आप जरूर से करो। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है, कथन किसका है, तो यहाँ पर 2 नंबर बंधु करेक्ट होगा, बच्चन सिंह का। अगला है उज्जवल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान देखत में तो साधु हुए निपट पाप की खान, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उक्त पहली खुसरो से आशय व्यक्त करती है बक के लिए। ठीक है, बक यानी बकुला। भाषा की दृष्टि से ढोला मारूरा दोहा रचित है किसमें, तो यहाँ पर डिंगल शैली में, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये 50 प्रश्न मैंने कहा था कि आप मैं जल्दी करके दिखाऊंगी, तो बंधु यदि आप ऐसे प्रश्न परीक्षा में करते हैं तो कभी आप असफल नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है, इस पैटर्न के प्रश्न को करें। कोई आपने मान लो कोई टॉपिक तैयार किया, अब ऐसे प्रश्न का आप मॉक लगाओ, ऐसे प्रश्न को आप तैयार करो, आप करो, देखो कितना आपसे बनता है, क्या आपसे बनता है, क्या नहीं बनता है। तो ठीक है, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि अपना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और नेक्स्ट क्या आप ऐसे ही प्रश्न के हर टॉपिक का चाहते हैं, चाहे वो भक्ति काल हो, रीति काव्य हो, ठीक है, चाहे वो आधुनिक काल हो, छायावाद, प्रगतवाद, प्रयोगवाद। यदि मेरे बनाए इस तरह के प्रश्न आप कर रहे हैं परीक्षा में, तो आप बिल्कुल सफलता की राह पर आप जाएंगे, और कह नहीं सकती आपकी तैयारी कैसी है, और उम्मीद करती हूँ सभी की तैयारी बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि आप यदि ऐसे ऐसे प्रश्नों से रूबरू हो रहे हैं तो आपके पेपर काफ़ी अच्छे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।